Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने सिस्टम्स के बारे में बात किया और कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे। आज हम लोग अर्थक्वेक्स पे बात करेंगे। ये भी ब्रीफली ही हम लोग बात करेंगे, काफ़ी संक्षेप में। ज़्यादा इसमें हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ज़रूरी है कि इसमें हम कुछ जानकारी ले लें कि अर्थक्वेक्स क्या होते हैं और कितना एरिया जो है हमारा एशिया पैसिफिक का वो अफेक्ट करता है इसमें। अगर हम लोग ये देखें तो आप अर्थक्वेक्स का जो है करीब करीब नहीं तो 70%, 70% जो वर्ल्ड के अर्थक्वेक आते हैं, दुनिया में जितने भूकंप आते हैं, वो 7 मैग्नीट्यूड। अब ये स्केल पे जो है, रिक्टर स्केल जो यहाँ पे लिखा हुआ है, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे जब हम लोग डिटेल में एक बार बात करते हैं अर्थक्वेक्स के ऊपर। एट एन एवरेज करीब 15 भूकंप जो हैं वो हर साल आते हैं, और 7 मैग्नीट्यूड का भूकंप काफ़ी खतरनाक हो सकता है। और ये चीज़ें हमने पिछली बार जो लेक्चर था उसमें देखी कि हेटी में जो अर्थक्वेक हुआ उसने कितने लोगों को मारा। 2005 में जो मुजफ्फराबाद में अर्थक्वेक हुआ, कितने लोगों को उसने मारा। और बाकी जो स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज थे जिसमें पॉपुलेशन कम थी, जैसे न्यूजीलैंड का एक एग्जांपल था, वहाँ पे कुछ लोग कम मारे। तो हम लोग उस दृष्टि से भी इसको देख सकते हैं कि अगर जिस देश में और जिस एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ये 7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक भी काफ़ी खतरनाक हो सकता है। इसके जान माल की हालत, मतलब नुकसान काफ़ी हो सकता है इससे। एशिया पैसिफिक रीजन है, उसी में करीब करीब नहीं तो 70% जो है दुनिया के भूकंप आते हैं, और 7 मैग्नीट्यूड के, और एवरेज जो है करीब करीब 15 भूकंप जो है हर साल आते हैं करके। फर्दर अगर हम लोग इसको देखते हैं, द कंट्रीज ऑफ रीजन which are badly affected by earthquakes include Japan, Philippines, India, Nepal, Afghanistan, Iran and the Pacific Islands. मतलब मोटा मोटा काफ़ी एरिया इसमें कवर हो जाता है जहाँ पे एक्टिव प्लेट बाउंड्रीज हैं। और इस वजह से इंडिया और नेपाल का जैसे हम लोग देखें, इंक्लूडिंग, मतलब हम लोग बात कर सकते हैं पाकिस्तान भी है उसमें, तो क्योंकि वो पूरी एरिया जो है वो हिमालय की श्रृंखलाएं लगती हैं, तो वो पूरा एरिया, अफगानिस्तान भी उसी में आता है करके। ये पूरा एरिया जो है हम लोगों का, ये इसको अफेक्ट करता है करके। Many of these countries in the region are located along और adjacent to Pacific Ocean seismic zone। ये seismic zone के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन जैसे मैं अभी कह रहा था कि एक हमारा जो है ये seismic zones, ये ज़्यादातर प्लेट बाउंड्रीज के अलॉन्ग होते हैं करके, जहाँ पे भूकंप आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो ये एरियाज जो हैं वो सारे के सारे जो ऊपर जो सेकेंड पॉइंट्स में बताया गया है, वो एरिया जो हैं ये आपके ज़्यादातर जो है दे आर क्लोज टू और एडजेसेंट टू आपका पैसिफिक ओशनिक जोन्स और इंडियन ओशनिक जोन्स। एक चीज़ और भी यहाँ पे हम लोग बात करें कि ओशन साइस्मिक जोन अगर हम लोग कह रहे हैं, ये इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने पिछली बार बताया था कि ये जो जोन है इसमें आपका अर्थक्वेक के साथ साथ आपका जो है इसमें सुनामी आने के खतरे आपके ज़्यादा हैं। तो अर्थक्वेक के साथ साथ आपका सुनामीज भी यहाँ पे आएंगे करके, तो इन चीज़ों को ध्यान रखा जाए। नाउ आगे बढ़ते हैं। करीब 50 से 60% ऑफ इंडिया इज वल्नरेबल टू सेismic एक्टिविटी। और ये चीज़ मैंने एक स्लाइड में बताई थी आपको कि हमारा काफ़ी एरिया जो है वो अर्थक्वेक से प्रेरित है। और मैं यहाँ पे एक रफ आपको ये बना के दिखाते हैं हम लोग, ये हिमालयज आ गए यहाँ पे, और ये अगर हम लोग नीचे जा रहे हैं इस तरह से,
और यहाँ पे हमारा कुछ अंडमान निकोबार है करके। तो ये हिमालय की श्रृंखलाएं हैं यहाँ पे, और इधर जो है आपका ये गुजरात भी है, और यहाँ पे अंडमान निकोबार है। काफी एरिया जो है हमारा ये सेस्मिक एक्टिविटी की चपेट में है करके। तो जैसे ये मैंने बताया, यहाँ पे भी लिखा है कि जैसे हिमालयन रीजन एक तो हो गया, दूसरा और एक है कि यहाँ पे बड़े भूकंप आने की संभावना है। हालांकि गुजरात में भी है, जो कि एविडेंस हैं और सिग्नेचर्स हैं हमारे पास, कि यहाँ पे करीब करीब हिस्टोरिकल टाइम में, मतलब तब ये जो है यहाँ पे करीब 7.8 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स आ रखे हैं यहाँ पे। और इवन और ये जो था ये 1819 का था एक हम लोग, और दूसरा अभी रिसेंट जो अर्थक्वेक था ये था आपका मैग्नीट्यूड 7.6 का था, ये 2001 का था यहाँ पे। तो काफ़ी एरियाज जो हैं जो कि हमारे ये जो है साइस्मिक एक्टिविटी से मतलब प्रेरित होते हैं करके यहाँ पे। तो बहुत सारे एरियाज जो हमारे हैं जो कि साइस्मिक एक्टिविटी के चपेट में रहते हैं, जहाँ पे बड़े भूकंप आने की संभावनाएं हैं और आ रखे हैं पहले भी। ये ऐसा नहीं है कि ये एरियाज में कभी कभार आते हैं, लेकिन आते हैं इसमें भूकंप, और ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है हमारे लिए। नाउ दूसरा एरिया जो हम लोग, तीन एरियाज की मैंने बात की, तो हिमालय हो गया आपका, अंडमान निकोबार हो गया और गुजरात हो गया। लेकिन इसके अलावा जो हम लोग सेंट्रल इंडियन प्लेट की बात करें, जहाँ पे हमारा महाराष्ट्र है, वहाँ पे भी भूकंप आया है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जो, क्योंकि जो पिछला हिस्सा है, मिडिल पोर्शन ऑफ इंडियन प्लेट, उसको माना जाता था पहले कि ये बहुत सेफ है, स्टेबल एरिया है, लेकिन वहाँ पे भी अर्थक्वेक आया है, और वो अर्थक्वेक था आपका लातूर का। तो महाराष्ट्र में भी अर्थक्वेक आए हैं, और जैसे यहाँ पे लिखा है जो मैं बात कर रहा था, 2001 में भी बड़ा भूकंप कच्छ में आया है, और 2004 का जो मैं अभी बता रहा था आपको सुनामी के साथ आया था। ये तो सुनामी उसकी वजह से जनरेट हुई थी, वो सुमात्रा का था, और ये बहुत ही बड़ा इसका मैग्नीट्यूड था, मतलब ये 9.3 के आसपास का इसका मैग्नीट्यूड था। हालांकि भुज का जो था मैंने अभी बताया कि आपको 7.6 के आसपास का था ये मैग्नीट्यूड, और महाराष्ट्र में जो आया था वो करीब आपका 6.5 के आसपास का था, लेकिन उससे भी काफ़ी जान माल की नुकसान हुआ था वहाँ पे। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं कि आगे बढ़ने से पहले हम लोग, कि इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या रहती है। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें हम लोग, तो मैग्नीट्यूड का अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा भूकंप अभी तक का जो इस धरती पे मेजर किया गया है, नापा गया है, वो आपका है 1960 का जो है, वो चिलियन अर्थक्वेक है। ये वाला भूकंप है आपका 1960 का, चिली में अर्थक्वेक आया था, और उससे ये था करीब आपका, ये ले लें इसको, तो ये 9.5 मैग्नीट्यूड का था। तो ये और आप देख सकते हैं कि उसके बाद वाला जो है तीसरे नंबर पे आपका है सुमात्रा है, जो कि 9.3 के आसपास है, ये नापा गया था। और इसके बाद भी आया है 2011 में आपका तोहोकू का अर्थक्वेक है, जापान में आया था। तो ये जो मैग्नीट्यूड हैं आपके, जो कि ग्रेटर देन आप कह सकते हैं कि 8.5 से लेके आपका करीब आप कह सकते हो 9.5 तक मैक्सिमम ये नापा गया है। इससे बड़े जो भी भूकंप हैं वो काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसमें अगर अगर और भी देखें अगर कि हम लोग कि 2001 का जो भूकंप है, जो कि इसमें लिस्टेड है नहीं यहाँ पे, लेकिन 2001 का जो हमारा आया था, ये भुज का अर्थक्वेक था, जो पिछली स्लाइड में हमने देखा। ये भुज का अर्थक्वेक जो था ये 7.6 मैग्नीट्यूड का था। इसने भी काफ़ी नुकसान और काफ़ी लोग मरे थे। हालांकि जो पिछली स्लाइड में आप देखेंगे तो इसमें कहा गया है कि करीब 19,000 से 20,000 जाने गए। ये आंकड़ा थोड़ा सा मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे काफ़ी सालों तक काम किया है, अभी भी कर रहे हैं इस एरिया में काम। तो जिस तरह का नुकसान हुआ था, जिस तरह के मकान और पूरे गांव के गांव ढह गए थे, तो और टोटल डैमेज था वहाँ पे,
तो इतने लोग तो नहीं मरे होंगे, इससे ज्यादा मरे होंगे, कहीं ज्यादा मरे होंगे। लेकिन बात करते हैं कि अगर 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है और 8.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। और ये अंतर आप देख सकते हैं कि बेस्ड ऑन दी एनर्जी रिलीज। तो जब मैंने पहले भी कहा है और अभी भी हम ये बात करते हैं कि इसको जो है हम लोग मैग्नीट्यूड क्या है और किस हिसाब से एनर्जी वेरी करती है एक मैग्नीट्यूड से लेकर 2 मैग्नीट्यूड में, और उससे आगे अगर 3 4 ऐसे करते हैं तो कितना मैग्नीट्यूड वो करते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा है। उसका 30 to 32 आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से वो एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही है। तो आप इस पे आप ये वाले स्केल में आप देख सकते हैं, तो उसमें बैठे हुए हैं, मतलब हर कभी करीब ये 6 से 7 के बीच में ही हैं हम लोग, तो वो भी हमारे लिए काफ़ी खतरनाक है। अब भूकंप जो आते हैं वो कैसे होते हैं, ये हम लोग जो मैंने बात किया था कि हम लोग पहले इसमें आने वाले लेक्चर्स में जो है हम लोग एक तो इसमें प्लेट बाउंड्रीज के बारे में बात करेंगे करके, फिर दूसरा जो है मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, फिर तीसरा जो है कि इसकी लोकेशंस क्या क्या हैं, और फाइनली हम लोग प्लेट बाउंड्री और जो कि हम लोग इसको कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लोकेशंस के बारे में अगर आ जाए तो हमारे देश में क्या है, हिमालय हो गया, कच्छ हो गया, जैसे गुजरात, और फिर अंडमान एंड निकोबार हो गया हमारे पास। और इसमें जो महत्वपूर्ण जो बात है वो है कि हम लोग इसकी बात करेंगे कि इसका सरफेस पे मैनिफेस्टेशन क्या है, मतलब इसके सरफेस पे अवशेष क्या है उस पर बात करेंगे। और सरफेस पे जो भी एक्सप्रेशन आता है उसको हम लोग कहते हैं फॉल्ट। तो ये बात हम लोग आगे भी करेंगे, ये अभी एक इंट्रोडक्टरी है आपके पास। तो जब भी भूकंप आता है ये हिस्सा जो है इसका फॉल्ट का जो है, फॉल्ट प्लेन कहते हैं इसको, ये खिसकता है और ये मूव करता है, और इसकी वजह से आपका सेismic शेकिंग हम लोग कहते हैं, कंपन जो है, तो धरती कंप हम लोग कहते हैं, तो धरती का कंपन हो रहा है करके, तो जो शेकिंग हो रहा है और जो वाइब्रेशंस आएंगे, एक सरल भाषा में अगर कहें तो वो वाइब्रेशंस हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपकी बिल्डिंग बैठी हुई है कुछ भी करके, ये बिल्डिंग भी आपकी ये अफेक्ट करेगी इसको करके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग जानेंगे, और फॉल्ट के बारे में हम लोग बाद में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन फॉल्ट जो है वो सरफेस एक्सप्रेशन है जो कि डिस्प्लेसमेंट का ये है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्थक्वेक, जैसे ये बात की है हमने यहाँ पे, तो जो मैं बता रहा था आपको कि मैग्नीट्यूड जो वेरी करता है, अब रिक्टर मैग्नीट्यूड क्या है, मोमेंट मैग्नीट्यूड भी एक वर्ड है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन रिक्टर मैग्नीट्यूड यूजुअली लोकल मैग्नीट्यूड कहा जाता है और उसको दर्शाया जाता है इससे ml से। तो यहाँ पे ये चार्ट कंपैरिजन ये बता रहा है आपका कि मैक्सिमम ग्राउंड एक्सेलरेशन कितना होगा और मैक्सिमम वेलोसिटी बैक एंड फोर्थ क्या होगी, क्योंकि इसमें एक और चीज़ भी हम लोग जब समझेंगे, जब साइस्मिक वेव्स के बारे में बात करेंगे तो हम करेंगे कितनी तरह की साइस्मिक वेव्स होती हैं, और ये साइस्मिक वेव्स हैं ये किस तरह से ट्रैवल करती हैं, क्या स्पीड होती है इनकी, और जैसे कि वेलोसिटी, और ये कितनी डेप्थ से आपके कितनी डेप्थ में भूकंप हुआ होगा। जैसे पिछली वाली स्लाइड में हम लोग देख रहे थे कि ये एक डेप्थ है सरफेस से, तो ये सरफेस से डेप्थ कितनी है ये भी महत्वपूर्ण है, तो इस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अगर हम आते हैं यहाँ पे तो ये पूरा कंपैरिजन एक दिया है कि कितना एरिया डिस्प्लेस होगा, सरफेस रप्चर जो होगा वो कितना होगा, कितना हिस्सा धरती का ऊपर वाली सतह में इसको डिस्टर्ब किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर मान लो कि हम लोग ये 9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक लेते हैं तो कितना, करीब करीब नहीं तो 1200 किलोमीटर का, किलोमीटर में है तो हिस्सा जो है धरती की सतह जो है वो टूटेगी इसमें। तो ये क्योंकि अगर नीचे से मूव हो रहा है तो ऊपर भी आपका ये आएगा, तो काफी बड़ा एरिया इसमें कवर होता है। तो ये अभी अब सवाल ये है कि 9.5 मैग्नीट्यूड का जो हमारा अर्थक्वेक था चिली का, इसमें जो है करीब करीब नहीं तो आपका
1200 किलोमीटर के आसपास का रप्चर हुआ था, लेकिन 9.3 मैग्नीट्यूड का आपका ये अर्थक्वेक था अंडमान एंड निकोबार का। इसमें जो है हमारा जो एरिया रप्चर हुआ था वो करीब करीब 1300 किलोमीटर। तो जब अंडमान पे हम लोग बात करेंगे डिटेल में तो हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे। सो ये एक चार्ट है जो कि आप लोग इसको देख के समझ सकते हैं कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है और क्या महत्वपूर्ण बातें की गई है इन टर्म्स ऑफ द एक्सेलरेशन। आपका है ग्राउंड एक्सेलरेशन हो गया, आपका मैक्सिमम कितना रहेगा और कितना समय शेकिंग का रहेगा, वो भी एक टाइम दिया गया जो कि सेकेंड्स में दिया है यहाँ पे। तो ये कंपन कितनी देर तक रहेगी ये भी दिया है। जैसे कि आपका अगर 6 मैग्नीट्यूड का है तो 10 से 15 सेकंड रहेगा वो, तो 10 से 15 सेकंड में भी काफ़ी तहस नहस हो सकता है। 7 मैग्नीट्यूड का तो 20 से 30 सेकंड है, और आपका 9 मैग्नीट्यूड का अगर है तो ग्रेटर देन 80 सेकंड, 80 सेकंड से ज़्यादा होगा। तो हालांकि ये लगता है अरे ये तो 1-1.25 मिनट का ही है, लेकिन आप 1.25 मिनट में काफ़ी कुछ खेल हो सकता है करके इसमें। और डिस्प्लेसमेंट और रप्चर मतलब फ्रैक्चर सरफेस पे होना और कितना ऊपर नीचे होगा हिस्सा, वो भी यहाँ पे बताया गया है करके। और ये फॉल्ट पे होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये फॉल्ट पे होगा करके आपका। अब आते हैं, एक अर्थक्वेक है 3 अगस्त 2014 का, और ये चाइना का था करके। इसका कुछ बात करें तो देखें ज़्यादातर ये हालत हो सकती है करके, और इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा नहीं था, ये मैग्नीट्यूड जो था आपका 6.1 ही था करके इसमें। काफ़ी नुकसान हुआ है। तो एक ये मतलब कह सकते हैं कि इट इज़ अ सैड इवेंट। अगर इस तरह के भूकंप होते हैं, कहीं पे भी होते हैं, किसी भी देश में होते हैं, तो ये काफ़ी दर्दनाक होते हैं करके। तो हम लोग को चांस मिला था कि हम लोग 2 अर्थक्वेक्स को कवर कर पाए थे। एक 2001 का था भुज, और उसके बाद 2015 का नेपाल का था, क्योंकि हम लोग नेपाल विजिट किए थे और देखा था कि कितना नुकसान हुआ है और कैसे सब चीज़ें हैं वहाँ पे। अगर इंडिया की बात करते हैं हम लोग, जैसे कि तो मैंने जैसे कहा कि हमारे पास मोटा मोटा तो 50 से 60% जो एरिया है वो पूरा ही उसके चपेट में। हालांकि जो मेजर अर्थक्वेक्स जहाँ पे आ सकते हैं, ग्रेट अर्थक्वेक आ सकते हैं, या आप कह सकते हो मेगा अर्थक्वेक्स, मेगा अर्थक्वेक इस रीजन में आएंगे आपके अंडमान एंड निकोबार वाले एरिया में। और ग्रेट अर्थक्वेक्स जो हैं, जो कि आपका मतलब यहाँ पे होगा तो आप कह सकते हो कि 7.5 से लेके आपका 9.3 तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है एक्चुअली। 9.3 तक का आपका भूकंप यहाँ पे आ सकता है, ये तो हमारे पास है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक नहीं आएगा, वो भी आएगा करके, लेकिन मोटा मोटा यहाँ पे ये अर्थक्वेक्स आते हैं, और 6 मैग्नीट्यूड 5 मैग्नीट्यूड के तो काफ़ी लगातार आते रहते हैं करके। और ये वाला एरिया जो है पूरा, ये हिमालय वाला जो एरिया है पूरा, यहाँ पे आपके जो कि ग्रेट अर्थक्वेक्स आने की संभावना है। अब ये नहीं है कि यहाँ पे 3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा, लेकिन उससे कुछ नुकसान नहीं होगा। हालांकि 5 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक में कभी कभी बिल्डिंग जो कच्चे मकान हैं वो गिरने के चांसेस रहते हैं करके, लेकिन 6 मैग्नीट्यूड का आएगा तो काफ़ी नुकसान होगा। जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे गुजरात भी जो एरिया है वो एरिया भी एक इसके चपेट में, और आपका जो ये महाराष्ट्र है यहाँ पे भी आपके भूकंप आए हैं। और लातूर का अर्थक्वेक था 1993 का, वो यहाँ पे आया था इस एरिया में। ना पैटर्न ऑफ डैमेज, जैसे मैंने कहा, जैसे एक जो चाइना का हम लोग अर्थक्वेक के बारे में बात करते थे, ये 2001 का है, 2001 के भूकंप का है। यहाँ पे इस तरह के कुछ हुआ तो मान लो कि आपने मकान इसके ऊपर बनाया हुआ है तो क्या होगा। तो ऐसे एरियाज जो हैं और जगह जो हैं वो चिन्हित करना बहुत ज़रूरी है हमको। तो इवन इसमें प्रोसेस ये होता है, तो इसमें क्या है, एक तो आपका लैंड डिफॉर्मेशन होगा, दूसरा हम लोग कहते हैं ये टिपिकल इसको कहा जाता है लिक्विफेक्शन। और ये क्या करेगा, ये बेसिकली आपका जो सॉइल की स्ट्रेंथ है
इसको हम लोग शेयर स्ट्रेंथ भी कहते हैं, ये रिड्यूस हो जाती है। उसकी वजह से ये पूरा आपका एक्टिविटी होगी और प्रोसेस होगा। ये काफ़ी कॉमन है और ये हम लोगों को जो भुज का भूकंप था उसमें काफ़ी कॉमनली हमको मैक्सिमम एरियाज में देखने को मिला था। हालांकि ये एक इसकी रीजंस है, साइट कैसी होनी चाहिए और उसके मतलब सूटेबल साइट्स क्या हैं इसके लिए। तो पानी का इसमें काफ़ी रोल इम्पोर्टेंट रहता है कि नियर सरफेस अगर वाटर है आपका सॉइल, तो उसमें आपका ये प्रॉब्लम्स होंगी करके, सैचुरेटेड सॉइल जो हम लोग कहते हैं करके। ये भी एक तस्वीर है भुज की, भुज के आसपास के गाँव की, जो कि जिसमें अफेक्ट हुआ था। तो और ये भुज की है जहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स जो थी वो काफ़ी तो मतलब मैंने जैसे कहा कि अगर ये कह रहे हैं कि हम लोग 19,000 से 20,000 जितने ही लोग मरे हैं, तो वो थोड़ा सा मानना हमारे लिए मुश्किल है। काफ़ी नुकसान हुआ था यहाँ पे और मैग्नीट्यूड ज़्यादा नहीं था, 7.6 का था। 1964 का निगाटा का अर्थक्वेक है, 97.6। अगेन बिल्डिंग्स पूरी आपकी कितनी टिल्ट हो गई थी, गिर गई थी, और ये बेसिकली जो हुआ था वो इस प्रोसेस के वजह से हुआ था, लिक्विफैक्शन। लिक्विफैक्शन क्या है इसके बारे में हम जो जानेंगे, लेकिन इन शॉर्ट मैंने आपको बताया कि लिक्विफैक्शन जो है, अगर आपकी सैचुरेटेड सॉइल है तो उसको आप शेक करेंगे तो इट विल लूज दी शेयर स्ट्रेंथ, और उसकी वजह से जो भी ऊपर लोड है जैसे बिल्डिंग का है वो उसको झेल नहीं पाएगी और गिरेगी नीचे और या तो धंस जाएगी अंदर। ये एग्जाम्पल है निगाटा के। तो निगाटा में ये इश्यू आए थे। ये है आपका ये न्यूजीलैंड का है आपका, और ये था आपका 2011 का अर्थक्वेक। मैग्नीट्यूड अगेन आप देख सकते हैं कि ज़्यादा नहीं था इसमें। तो ये इश्यूज लिक्विफैक्शन की वजह से आए थे करके। अब आते हैं लैंडस्लाइड्स के ऊपर। तो लैंडस्लाइड्स में क्या हम लोग देखते हैं, तो जैसे मैंने 2-3 बार कहा है अपने लेक्चर में भी कि लैंडस्लाइड हम लोग टर्म जो है वो बहुत लूजली यूज करते हैं। हालांकि वो लैंडस्लाइड नहीं, इससे बेटर ये हुआ कि हम लोग उसको मास फास्टिंग कहें करके। सो ये एक जो है ये आपका हम लोग जो टॉपिक है इसको मास फास्टिंग के उसमें जाएंगे। अब हम देखते हैं कि लैंडस्लाइड्स का क्या रीजंस हैं और ब्रीफली, और कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें ये अफेक्ट करता है करके। तो ये है कि लैंडस्लाइड्स आर वेरी कॉमन इन हिल। इसके लिए 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। वो है आपका स्लोप होना चाहिए, पानी है, तो ये माउंटेनियस एरिया में ज़्यादा देखा जाता है, और जब भी वर्षा का मौसम आता है इसमें लैंडस्लाइड्स का चांसेस बढ़ जाते हैं। और फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स जो हैं इन कंट्रीज में बहुत देखी गई है, जैसे हमारे देश में तो है ही है, चाइना में, नेपाल, थाईलैंड एंड फिलीपाइन में। एंड लैंडस्लाइड्स आर एक्टिवेटेड ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द टोपोग्राफी। ठीक है, तो आपकी टोपोग्राफी जरूरी होनी वहां पे है। फ्लैट एरियाज में आपका लैंड स्लिप होगा, स्लाइड नहीं होगा करके। और ह्यूमन एक्टिविटीज भी काफी इन्फ्लुएंस करती है, तो इस बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। लेकिन इन शॉर्ट अगर देखें तो डिफॉरेस्टेशन, कल्टीवेशन की वजह से आपने काफी कुछ मलबा हटा दिया है। डिफॉरेस्टेशन जो है वो आपका सॉइल जो भी है उसकी पकड़ कमजोर करेगा। कल्टीवेशन की वजह से और कंस्ट्रक्शन की वजह से काफी एरिया इसको काटा गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया। और बेसिकली ये रिजल्ट करता है कि आपका डीस्टेबलाइजेशन ऑफ द स्लोप्स। तो ये काफी कॉमन देखा गया है, और अमूमन ये जो है हिली टेरेन्स में ये हो रहा है, और हमारे देश में ये आजकल काफी कॉमनली देखा गया है। नाउ एज अ रिजल्ट ऑफ कंबाइंड एक्शन ऑफ नेचुरल, मोस्टली क्या है आपका हेवी रेनफॉल and human induced factors, as many as 12,000 landslides, मतलब 12,000 से ज्यादा छोटी और बड़ी दोनों मिला के अगर ले लें वो नेपाल और इंडिया में होती हैं लैंडस्लाइड्स हर साल। तो ये एक है। और लैंडस्लाइड्स इन हिमालयस आर आल्सो कॉज्ड अलोंग द एक्टिव फॉल्ट्स। तो ये वाला पार्ट जो है ये हम लोग क्योंकि पूरा हिमालय जो है ये आपका दबाव में है पूरा, तो इसमें जो भी मूवमेंट्स होते हैं वीक जोन्स के अलावा, तो ये वीक जोन्स भी लैंडस्लाइड्स को ट्रिगर करते हैं। तो ये लैंडस्लाइड सिर्फ स्लोप की वजह से ही नहीं, लेकिन हिली एरियाज में जहाँ पे भी इस तरह के वीक जोन्स हैं जिसको हम लोग एक्टिव फॉल्ट कहते हैं, जहाँ पे भूकंप आने की संभावना है, वहाँ पे आपका
ये जो है ये लैंडस्लाइड्स होती है यहाँ पे। तो ये कुछ एरियाज हैं। अदर देन हिमालयाज आप ले लें तो कोंकण एरिया जो है ऐसा, वो भी एक प्रोन एरिया है लैंडस्लाइड्स का, और काफी न्यूज में आता रहता है, अगर वर्षा ज्यादा होगी तो यहाँ पे होगा। तो ये मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। तो एक चीज जो हम लोग बात कर रहे थे कि हमको टोपोग्राफी चाहिए, और दूसरा जो है आपका रेनफॉल, और तीसरा जो है मटेरियल, मतलब रॉक और आपका सॉइल किस टाइप का है वहां पे, ये भी डिपेंड करेगा। इसकी वजह से भी आपकी लैंडस्लाइड्स होंगी करके। और ये वाला जो हिस्सा है आपका अरुणाचल, और ये वाला पूरा ये हिस्सा भी इसकी चपेट में रहता ही है करके। हालांकि यहाँ पे नेपाल में नहीं दिखाया गया, लेकिन नेपाल भी अगर देखें तो नेपाल में भी ये लैंडस्लाइड्स होंगी आपको। सो ये लोकेशंस हैं आपकी प्रोमिनेंट लैंडस्लाइड्स की, जहाँ पे आपका ये हमारे देश में। सो जो रेड डॉट्स हैं जो बनाए गए हैं वो आपको लोकेशन दिखाते हैं इसकी। अब मैप शोइंग लैंडस्लाइड अफेक्टेड एरियाज अगेन, कि हाई कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा मॉडरेट कहाँ है और मार्जिनल कहाँ है आपको। सो ये रीजन है जहाँ पे भी आपको स्लोप नज़र आएंगी, जो भी हिली एरियाज हैं वहाँ पे आपको ये होगा। लेकिन ज़्यादातर जो हमने पिछली स्लाइड में भी देखा कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होता है वो इस रीजन में है, जो कि आपका हिमालय वाला है। मॉडरेट इफेक्ट ये रीजन में भी है, महाराष्ट्र में, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास हिली टेरेन है, तो उस वजह से यहाँ पे भी रहता है करके। तो आज यहीं रुकते हैं, और अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे और आगे बात करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।